नमस्कार। आप सभी का सादर अभिवादन। हरीश कुमार पांडे, आदित्य प्रकाश जालान टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज से आप सभी का इस YouTube कक्षा में मैं स्वागत करता हूं। यह प्रोग्राम स्टूडेंट्स फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी प्रोग्राम के तहत विद्यार्थियों की शिक्षण अधिगम जिज्ञासा और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की निरंतरता को बनाए रखने के लिए इस YouTube प्लेटफॉर्म पर जो लिंक के माध्यम से आप तक पहुंचेगी, इस YouTube कक्षा में मैं उन सभी विद्यार्थियों का, अधिगमकर्ताओं का और शिक्षा जगत में जो भी प्रेम रखने वाले व्यक्ति हैं उन सभी का मैं इस YouTube कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके सुझाव आमंत्रित रहेंगे। एक निरंतर प्रयास चल रहा है कि बीएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी जिनकी कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग है, उसमें यूनिट 1 के अंतर्गत हम लोग लर्निंग थ्योरीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने इनसाइट थ्योरी, जिसको हिंदी में हम लोग सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, इस पर हम लोग संवाद स्थापित किए हैं। उसी क्रम में मैं इस वीडियो को आगे बनाऊंगा और आप लोग की जो भी अधिगम जिज्ञासा है आप लोग यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों के प्रश्न चैट बॉक्स में आते हैं, यथासंभव उसका उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। आप लोगों के प्रश्नों का स्वागत है। विगत अध्यायों में हम लोग इस बात को लगभग सीख चुके हैं कि सीखना क्या होता है, अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होता है। किसी भी व्यवहार द्वारा और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, ये अधिगम है। लेकिन अगर यही समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन और उस पर समाज स्वीकृत मान्यताओं की अभिपुष्टि, इसको हम लोग अधिगम कह सकते हैं। तो अधिगम पृष्ठभूमि के हिसाब से भी अपनी अवधारणा को बदलती रहती है। पावलोव के सिद्धांत में हम लोगों ने इस बात को देखा कि वहां पर उद्दीपक का होना नितांत आवश्यक है। थर्नडाइक के भी थ्योरी में हम लोग वहां पर भी उद्दीपक का होना जरूरी है, स्पष्ट रूप से। लेकिन स्किनर की थ्योरी में हम लोगों ने इस बात को समझा कि उद्दीपक यहां भी है, लेकिन उद्दीपक कहां है? अप्रत्यक्ष रूप से है। पावलोव और थर्नडाइक के थ्योरी में जो उद्दीपक है वो क्या है? स्पष्ट है। लेकिन यहाँ पर थ्योरी, यहाँ पर उद्दीपक, स्टिमुलस अप्रत्यक्ष है।
इन्हीं प्रयोगों में जर्मन में इस प्रयोग को और आगे, और वहां भी बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। और जर्मन के जो गेस्टाल्टवादी विचारधारा के जो लोग थे, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में जो लोग विश्वास करते थे, उन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया कि सीखने के लिए व्यक्ति की अपनी एक समझ होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होता है, और उसी अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, उसी समझ पर, उसी सूझ पर वह व्यक्ति कोई भी चीज, किसी समस्या का समाधान हल करने का, प्राप्त करने का प्रयास करता है। गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं, जो जनक हैं, वो बर्दिमर हैं। और बर्दिमर के प्रयोग को कोहलर ने इसको एक्सपेरिमेंट रूप में एक आयाम दिया, और उनके प्रयोग को आगे बढ़ाए कोफका। इतनी बातें हम लोग यहां पर सीख चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने कुछ बातें बताने का, समझाने का प्रयास किया था कि गेस्टाल्टवाद हम लोग कुछ अभी समझेंगे, कुछ जानने भी हैं। तो एक शब्द है कि गेस्टाल्ट क्या है। तो गेस्टाल्ट एक संगठित, समग्र, पूर्ण सूचनाओं के अंश को एक अर्थपूर्ण समग्र में संगठित करने की हमारी प्रवृत्ति, जिस पर गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जोर देते हैं। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हो गए कोलमैन, और कोलमैन महोदय ने इसको परिभाषित करते हुए कहा कि समग्रता में ही विचार करना चाहिए, न कि अंशों की पूर्णता में विश्वास। अर्थात जब कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उन समस्या को हम लोग अंशों में ना देखकर हमें पूर्ण रूप में देखना चाहिए, समग्र रूप में देखना चाहिए। तभी उस समस्या का पूर्ण स्वरूप के माध्यम से हम लोग उसको हल कर सकते हैं। दूसरा एक शब्द इसमें आया है परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण। इस पूरे थ्योरी में सबसे ज्यादा इस शब्द आया परसेप्शन। मैंने इसको समझाने का प्रयास किया था कि हम जो कुछ भी देखते हैं, तो उसके सापेक्ष में हमारे मस्तिष्क में कुछ जो मानसिक पहले से जो कुछ हो सकता है कि कुछ आपके अनुभव रहे हो, कुछ मेमोरी रही हो, कुछ लर्निंग हुआ हो, कुछ या नॉलेज हो उसके बारे में, या आपकी कुछ इमेजिनेशन उस प्रकार की रही हो, तो आपकी एक प्रकार की उस पे कुछ परसेप्शन बनता है। उसको संकीर्ण रूप में नैरो में धारणा भी कह सकते हैं। उस परसेप्शन के हिसाब बनने पर ही हम अगली उसी प्रकार का हम लोग रिएक्शन करते हैं,
जैसा हमने प्रथम बार में हमने रिएक्ट किया था, या उसी प्रकार का हम लोग व्यवहार करते हैं जैसा हमने व्यवहार किया था। तो प्रत्यक्षीकरण जो परसेप्शन है, यह लैटिन भाषा के शब्द परसेप्टियो, PERCEPTIO, PERCEPTIO, परसेप्टिव, इसको परसेप्सियो बोलते हैं, परसेप्टियो जो भी। तो परसेप्शियो शब्द से ये बना है, जिसका अर्थ होता है गैदरिंग, और गैदरिंग का अर्थ है रिसीविंग। मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति के, जीव को भी ज्ञान प्राप्ति के या अनुभव प्राप्ति के, लर्निंग के, इसको दो भागों में बांटा गया, एक ज्ञानेंद्रिय और एक कर्मेंद्रिय। तो ज्ञानेंद्रिय स्तर पर हम लोग आंखों से किसी चीज को देखकर उसका समझते हैं, कानों से सुनकर समझते हैं, नाक से सूंघ कर समझते हैं, मुख से, जीभ है वहां पर टेस्ट से समझते हैं, और त्वचा से हमें स्पर्श के हिसाब से में बोध होता है। जैसे कि कोई बोलते ना कि ये चीज खुरदरी है, चिकनी है। गेस्टाल्टवाद की थ्योरी में समझने पर, और यहां पे परसेप्शन हम लोग हिसाब से समझ सकते हैं कि बाजार में हम कोई कपड़ा खरीदने गए और दुकानदार से हमने कहा कि बहुत अच्छा सा सूती का एकदम मुलायम कपड़ा हमें दिखाइए। दुकानदार कपड़ा फेंकता है और बोलता है कि एकदम मक्खन की तरह यह मुलायम है। मक्खन से कपड़े का कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मक्खन की तरह मुलायम, या हम लोग भी छू के कहते हैं हाँ भाई कपड़ा तो बहुत मक्खन की तरह मुलायम है। ये हमारा परसेप्शन ये बना। हम लोग मक्खन को देखें कभी कि बहुत मक्खन चिकना होता है, बहुत मुलायम होता है, किसी प्रकार का उसमें खुरदरापन नहीं होता है। हमने कपड़े को भी देख के उसी प्रकार का परसेप्शन किया, अरे तो बड़ा मुलायम भाई, एकदम चिकना है, बहुत अच्छा है, हल्का है। तो ये जो परसेप्शन जो बना, तो वे परसेप्शन क्या है? ये परसेप्शन वे प्रक्रियाएं हैं जो संवेदी सूचनाओं को संगठित करती हैं। हमने उसको छुआ और छूने के बाद आपको महसूस हुआ कि ये चीज मुलायम है, और इतनी मुलायम है कि हमने उसकी कंपैरिजन किससे किया? हमने कंपैरिजन मक्खन से किया। अब यहां पे मतलब यह है कि समझने का मतलब है कि भाई कपड़ा कैसा है भाई? अरे मक्खन की तरह, मतलब बहुत अच्छा कपड़ा है। कहने का तात्पर्य सिर्फ अच्छे से है। अब हम उस कपड़े को जो हमें लेना था, उसकी हमने जो हम उसके बारे में जो इंक्वायरी करना चाहते थे, हम हमारे माइंड में वो बातें समझ में आ गई कि अच्छा है। तो वे प्रक्रियाएं जो संवेदी सूचनाओं को संगठित करती हैं और इसको पर्यावरणीय स्रोत के रूप में परिभाषित करती है। इसी से एक आगे इसके बहुत बड़ी समझ सकते हैं, जैसे कि आप मिट्टी के दीवार हैं, अचानक से आप पानी उस पर छांटे मारे और उस पर कुछ बूंदों के माध्यम से उस पर आकृति नुमा कुछ उभर आती है। उस आकृति का उस पानी के छींटने का अर्थ आपको आकृति बनाना ही था, या उस आकृति का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो आपका कहीं कोई वस्तु देखे हैं और जो आपका परसेप्शन जो बना उस आकृति से, आसमां में बादल दिखती है और उस बादल में आपको एक शेर की, एक हिरण की या एक अन्य आकृति जो उभर के आती है, वो आपका परसेप्शन बनता है। वो ऑलरेडी आपके कुछ मानसिक क्रियाओं में वो बातें
वो है जिसका क्या हो रहा है, सिर्फ एक संबंध स्थापित हो रहा है। तो हम उस आधार पे हम उसका हमारा परसेप्शन बन रहा है और वो चीजों को समझने में आ रही है और उस पर व्याख्या भी करते हैं। किसी भी चीज की व्याख्या तभी हो सकती है जब उसके बारे में आपकी अपनी धारणा हो, आपका अपना कॉन्सेप्ट हो और उसका क्या हो, कहीं ना कहीं आप उसे जब किसी घटना का वर्णन करते हैं तो उससे रिलेट करते हुए आप अपनी बातों को हम लोग वहां पे रखते हैं। तो इसी में कई इसके भाग हैं, इसके कई परसेप्शन बनने किन किन बनता है। हमने ऑनलाइन क्लास में आपको पीपीटी के माध्यम से मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था। उसी में एक शब्द आया था कि परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, इसका हिंदी है प्रात्यक्षिक स्थौर्य। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी संवेदी क्रिया के विभिन्न प्रतिभागों को संसार के बारे में समान निष्कर्ष निकाल पाने की योग्यता। यथा कोई व्यक्ति विभिन्न कोणों से देखे जाने पर उसी व्यक्ति के रूप में पहचाना जाता है। कोलमैन महोदय इसको परिभाषित करते हुए कह रहे हैं कि प्रत्यक्षीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी को अपने वातावरण के बारे में सूचना मिलती है। प्रत्यक्षीकरण एक क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपनों की व्याख्या करते हैं तथा उन्हें संगठित करते हैं। मनोविज्ञान के पेपर में के अंतर्गत ये मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा जगत में प्रयोग है और उस पेपर को हम लोग समझते हैं। हमने ज्ञान प्राप्ति के जो दो बातें हम लोग कहीं, एक कर्मेंद्रिय और एक ज्ञानेंद्रिय। तो मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है, अनुभव का विज्ञान है। और अनुभव कहां से प्राप्त होता है? आप लोगों ने जानते हैं कि मनोविज्ञान, आप लोगों ने बताया था, मनोविज्ञान ने अपनी पहले मन को, फिर चेतना को, फिर आत्मा को, अंत में यह व्यवहार का अध्ययन करता है। फिर क्या है व्यवहार? अनुभव। मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है। अनुभव से ही हम जो व्यवहार करते हैं उससे हमें अनुभव की प्राप्ति होती है और उन्हीं अनुभवों के आधार पर हम लोग व्यवहार करते हैं। अर्थात अनुभव और व्यवहार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित है। तो मनोविज्ञान अनुभव का विज्ञान है और अनुभव हमें कैसे प्राप्त होता है? अनुभव हमें कुछ मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत प्राप्त होता है। वो कौन कौन सी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं जिससे हमें अनुभव प्राप्त होता है? और हम लोग कहते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का मनोविज्ञान है। तो वो जो मानसिक प्रक्रियाएं जिससे हम अनुभव प्राप्त होता है वो हमारा है सेंसेशन। हम जितने ज्यादा संवेदनशील होते हैं, अब आपको वातावरण में घटित होने वाली किसी भी घटना का आपके किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक या जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब आप फिर वहां लर्निंग की कोई बात ही नहीं करना है। प्रतिदिन हम लोगों के सामने कई घटनाएं घट रही हैं। न्यूटन के सामने जो सेव गिरा था अन्यों के सामने गिरा होगा, लेकिन गिरी और उस पर भाई नीचे ही क्यों गिरी, ऊपर क्यों नहीं चली गई? सोचने विचारने और उस पर क्या हुआ, हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत हम लोग जाने। तो उसी प्रकार सीखने के लिए व्यक्ति का
कुछ सेंसिटिव भी होना पड़ेगा। हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन कौन सी गतिविधि हो रही है। जब कोई आगे सामने वाला बोलता है तो बहुत ध्यान से सुनते हैं, तब उसकी हम बातों का विश्लेषण कर पाते हैं, और नहीं तो फिर ढांक के तीन पात। इसीलिए वाद, संवाद, विवाद और एक नया में आगे वितंडावाद। खैर हमें वहां पे नहीं जाना है, लेकिन पहला उसमें है सेंसेशन, अगला है अटेंशन। हम किसी भी चीज के लिए अटेंशन में ही नहीं है, ध्यान एकदम एकाग्र नहीं है। और जब आप अटेंशन में नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आप इन्वायरमेंट को नहीं समझ पाएंगे। फिर आप अनुभव क्या होगा। तो किसी भी कार्य में अच्छे उसके परिणाम आने के लिए व्यक्ति को अटेंशन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खाना बना रहे हैं और सावधान नहीं है, खाना में टेस्ट आएगा। पढ़ रहे हैं और एकाग्र में नहीं है, एकाग्रता नहीं है, याद होगी नहीं होगी। बाइक चला रहे हैं, अटेंशन में नहीं है, क्या होगा, समझ रहे हैं। तो इस सारी बातों से आपको ये कुछ ना कुछ अनुभव, कोई भी घटना घटित हो जाए तो उससे कुछ ना कुछ तो अनुभव प्राप्त होता ही है। तो जैसे कि आपका सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, हम किसी भी चीज को देखकर एक धारणा बना देते हैं। और जितनी भी लिटरेचर हम लोग जो पढ़ते हैं, आगे पढ़ाई जाती होंगी, बहुत सी चीजें इमेजिनेशन और बहुत सी बातें परसेप्शन पे ही है। उसमें और लिटरेचर में क्या है, इमेजिनेशन ही तो है, सबसे ज्यादा कल्पना की गई है और परसेप्शन है। ऐसा हुआ होगा ऐसा मानकर और रची जाती हैं विधाएं। उसके बाद से लर्निंग करते हैं, उसके बाद से हमारी मेमोरी है, उसके बाद से हमारी थिंकिंग है। ये सभी हमारे क्या करते हैं, अनुभवों को बढ़ाते हैं। ये सभी हमारे व्यवहार को सुदृढ़ीकरण करते हैं। और एक शब्द और भी इसमें आएगा, रेयर, प्रजाति। उस पर भी हम लोग आगे संवाद स्थापित करेंगे। तो कोहलर का सूझ सिद्धांत गेस्टाल्टवादी विचारों पर आधारित है। और मैंने आपको बताया कि गेस्टाल्ट शब्द क्या है और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, यह एक संप्रदाय है, स्कूल है। कोहलर स्वयं गेस्टाल्टवाद को विकसित करने वालों में एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक थे। गेस्टाल्टवाद का जो प्रमुख फाउंडर हैं, जो इसके प्रवर्तक हैं, प्रणेता हैं, वह है मैक्स वर्दिमर। कोहलर के सूझ सिद्धांत को समझने के लिए गेस्टाल्टवाद के विचार को समझना आवश्यक है। अब गेस्टाल्ट क्या है, मैंने बताया है कि गेस्टाल्ट का अर्थ होता है, जर्मन भाषा में इसका अर्थ होता है समग्र, पूर्ण, पूर्णाकार। गेस्टाल्टवाद से तात्पर्य है आकृति को पूर्ण रूप या समग्र रूप में प्रत्यक्षीकरण करने का विचार। वर्दिमर के शब्दों में किसी भी पूर्णाकृति की विशेषताएं केवल उसके वैयक्तिक तत्वों द्वारा नहीं, अपितु इसके अतिरिक्त संगठन या प्रकृति द्वारा निश्चित होती है। कोहलर ने जो गेस्टाल्टवाद का जो एक सिद्धांत जो दिया और जो इसका उसमें उन्होंने बताया स्किनर महोदय के प्रयोग में हम लोग देखा कि
वहां पे इनसाइट का कोई मतलब नहीं है। व्यक्ति की अपनी जो थिंकिंग है, जो इमेजिनेशन है, जो उसकी इंटेलिजेंसी है, उसका कहीं कोई स्थान इससे पूर्व के थ्योरियों में नहीं था। लेकिन यहां पर उसकी थिंकिंग, उसकी इंसाइट, उसकी इंटेलिजेंसी और उसके अन्य जो भी जिसको जो चिंतनशील प्राणी को जो बुद्धिजीवी चिंतनशील जो बनाता है, वो पुरानी जो उन पशुओं पे जो प्रयोग थे वहां पर इसका प्रयोग नहीं दिखता। लेकिन जब व्यक्ति के सम्मुख कोई समस्या आती है तो व्यक्ति उस समस्या पर कोई स्टिमुलस टाइप्स के उस प्रकार का रिएक्ट नहीं करता है। उस समस्या को लेकर पहले उस पर विचार करता है, उस पर अपना चिंतन करता है और पूरी समस्या को ठीक ठीक ढंग से समझने का प्रयास करता है कि समस्या कहाँ से उठी है, इसकी जड़ क्या है, इसका व्यवहार क्या है, कैसे समाप्त होगा, उस पर संपूर्ण रूप से उस पर विचार करती है, उसका प्रारंभ, मध्य और अंत। और उस पर विचार करने के बाद एक सर्वमान्य हल निकालने का अपनी थिंकिंग द्वारा, अपनी सूझ द्वारा उसको प्रयास करता है। कोहलर महोदय ने जो प्रयोग किया वो एक वनमानुष पर प्रयोग किया था, चिंपैंजी, और उसने 6 चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। पशुओं की तुलना में चिंपैंजी बहुत ज्यादा हद तक ये मनुष्यों के समकक्ष से थोड़ा नीचे इनका व्यवहार है। और इनके पास भी मतलब चिंपैंजी जो है वनमानुष, इसके पास भी कुछ रचनात्मक कार्य करने की योग्यता और क्षमता है। कई मूवी बनी हुई है, देखना चाहिए वो मूवी। इन पशु वनमानुषों में भी इमोशंस होते हैं, इनका भी परसेप्शन बन रहा है। तो उन्होंने प्रयोग किया और उस प्रयोग में हम लोग 2 प्रयोग को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो उनका जो प्रयोग था वो प्रयोग जो वनमानुष पे किया था और 6 वनमानुष पे किया था, और उन सबका जो निष्कर्ष निकालकर उन्होंने यही समझा कि जब भी किसी व्यक्ति के पास या किसी भी जीव मात्र के पास जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वो अपनी इंसाइट का प्रयोग करता है, वो कुछ विचार करता है और उस पर काफी चिंतन मनन करता है, कुछ एकाग्र भाव से उस पर विचार करता है और अचानक से उसके अंदर से कुछ आइडियाज उत्पन्न होते हैं। उस समस्या को हल करने की तरकीब कह सकते हैं, ऐसी वो तरकीब उसको सूझ पड़ती है और उससे वो समस्या को वो समाधान के स्तर पर वो प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है और गेस्टाल्ट शब्द का अर्थ होता है समग्र पूर्णाकार। और गेस्टाल्टवादी विचारधारा के अंतर्गत जो सूझ का इनसाइट थ्योरी है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो मैक्स वर्दिमर है और इस पे प्रयोग किए हैं कोहलर और इसको आगे बढ़ाए हैं कोफका। दूसरी वीडियो में ही
हम लोग इस बात को एक्सपेरिमेंट को समझने का प्रयास करेंगे।